हेलो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हम अभी एनसीईआरटी पढ़ रहे थे और एनसीईआरटी की इसी श्रृंखला में जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कक्षा 9th की क्षितिज और कृतिका, और आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 9th की ही स्पर्श और संचयन भाग 1 से कुछ प्रश्न। तो आइए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम इसको करते हैं और इसके बाद ये जो क्लासें हैं सुचारू रूप से चलती रहेंगी। लगभग 10 दिन से कोई वीडियो हमारी नहीं आई है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ रोड कार्य चल रहा था तो इस वजह से शोर भी बहुत ज़्यादा होता था। तो आइए हम पढ़ते हैं कक्षा 9 की स्पर्श से संबंधित जो भी उसमें हमें फैक्ट मिले हुए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, दुख का अधिकार के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पहला प्रश्न है, दुख का अधिकार एक कृति है जिसके लेखक आपको बताने हैं कि इसके लेखक कौन हैं। तो ध्यान रखना, दुख का अधिकार जो है वो यशपाल की कृति है। किसकी कृति है? यशपाल जी की कृति है। और यहीं पर हम साथ में यशपाल जी की कुछ अन्य कृतियों को भी पढ़ लेंगे, जैसे यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, इनका ये कहानी संग्रह है, और सिंहावलोकन। ये जो सारी कृतियां आपको दिखाई दे रही हैं ये पूरी की पूरी कृतियां किसकी हैं? यशपाल की हैं। किसकी हैं? यशपाल की हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न। तो प्रश्न पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा यशपाल जी के बारे में और कुछ जान लेते हैं कि यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। कब हुआ? तो फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। एवं मेरी तेरी उसकी बात के लिए इनको साहित्य अकादमी सम्मान भी प्राप्त हुआ है। किसको साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त हुआ है? यशपाल जी को। और किस कृति के लिए? तो मेरी तेरी उसकी बात कृति के लिए इनको साहित्य अकादमी सम्मान भी प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इसी श्रृंखला में हमारा। अब ये देखिए, उसी स्पर्श पुस्तक में मुझे थोड़ा सा एक कथन मिला था, मैंने उसको भी नोट किया है। जिस पुस्तक से यह उद्देश्य सिद्ध नहीं होता, जिससे मनुष्य का अज्ञान, कुसंस्कार और विवेक दूर नहीं होता, ऐसा कुछ बहुत बड़ा सा कथन था। तो ये जो कथन है ये किसका है? तो आपको ये बताना है। तो ध्यान रखना, ये जो कथन है ये हजारी प्रसाद जी का है कि जिस पुस्तक से यह उद्देश्य सिद्ध नहीं होता, जिससे मनुष्य का अज्ञान, कुसंस्कार और अविवेक दूर नहीं होते हैं, वो पुस्तक हमारी किसी काम की नहीं है। तो ये जो है ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, ये एक यात्रा वृतांत है। तो आपको ये बताना है कि ये जो यात्रा वृतांत है या यात्रा वृत्त है ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था बचेंद्री पाल जी ने। किसने लिखा था? बचेंद्री पाल जी ने। और बचेंद्री पाल जी के बारे में हम थोड़ा सा और आपको बताने वाले हैं। तो बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बंपा गांव में, किसमें? बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ था। और ये जो गांव हैं इनसे रिलेटेड भी हम आपको एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं जिसमें MCQs रहेंगे और मुख्य मुख्य जो हमारे लेखक होते हैं, कवि होते हैं, सबके जन्म स्थानों के लिए एक MCQ सीरीज हम तैयार कर रहे हैं जिसको हम जल्द से जल्द आपको कराने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम कब जाओगे अतिथि, ये पूरी की पूरी एक कृति का नाम है। तुम कब जाओगे अतिथि, तो इस कृति के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो 70 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शरद जोशी। क्या हो जाएगा? शरद जोशी। और साथ ही साथ में शरद जोशी की हम यहाँ पर अन्य कृतियां भी लेकर के आए हैं, जैसे परिक्रमा, किसी बहाने, दूसरी सतह, जीप पर सवार इल्लियां, रहा किनारे बैठ, तिलस्म, अंधों का हाथी, एक था गधा, मैं केवल मैं, उर्फ कमल मुख बीए। तो ये जो हैं ये भी किसकी हैं? शरद जोशी की कृतियां हैं। तो आपको एक के साथ में और भी पढ़ते हुए जाना है जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी कृतियां किसकी हो जाएंगी? शरद जोशी जी की हो जाएंगी।
आगे बढ़ते हैं, शरद जोशी जी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि शरद जोशी जी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 में हुआ। आप हास्य व्यंग्यकार थे। तो एक व्यंग्यकार और हमने पढ़े थे, एक व्यंग्यकार थे हरिशंकर परसाई जी, ये भी व्यंग्यकार माने जाते हैं, और यहाँ पर शरद जोशी जी भी एक हास्य व्यंग्यकार माने जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद एक कथन है आपके लिए, हर देश में तू, ये पंक्ति है, हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। ये जो पंक्ति है ये भी बुक से ही ली गई, ये सारी पंक्तियां हम बुक से ही इकट्ठी कर रहे हैं। ये संत तुकडोजी की पंक्तियां हैं। किसकी पंक्तियां हैं? संत तुकडोजी की पंक्तियां हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे भी हमने कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं। तो अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, और इसके बाद एक और पंक्ति है, ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे। ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं, तो आपको ये बताना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो पंक्तियां हैं ये रैदास जी की पंक्तियां हैं। किसकी पंक्तियां हैं? रैदास जी की पंक्तियां हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होने वाला है? ए होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रैदास जी के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास, यानी रैदास और रविदास जो है वो एक ही नाम है, का जन्म सन 1388 और देहावसान 1518 बनारस में ही हुआ। यानी इनका जन्म भी बनारस में हुआ था और इनका देहावसान यानी मृत्यु भी कहाँ हुई थी? बनारस में ही हुई थी। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित भी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, वरवय, भाषिक भेद वर्णन और रहीम ग्रंथावली में ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो हैं ये किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो आपको ये बताना है और इसका आपको आंसर देना है। 75 का आंसर आप कमेंट करेंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। और साथ ही साथ हम रहीम के बारे में कुछ जान लेते हैं कि रहीम का जन्म लाहौर में सन 1556 में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। आप अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, ये अकबर के 9 रत्नों में इनकी गिनती होती है और इनका पूरा नाम जो है अब्दुल रहीम खान खाना है। किसका है? रहीम जी का। ठीक है, लाहौर में जन्म हुआ था जो कि अभी इस समय पाकिस्तान में है, और 1556 में इनका जन्म हुआ था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। गीत अगीत एक कविता है, पुस्तक में गीत अगीत एक कविता है, तो इसके आपको लेखक बताने हैं। तो यहाँ पर जो 76 है उसका आंसर आपका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद, दिनकर जी या फिर माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो है वो हो जाएगा सी नंबर, यानी दिनकर। ठीक है, चलिए अब साथ ही साथ में हम रामधारी सिंह दिनकर जी की अन्य कृतियां भी देख लेंगे और इनके बारे में जो भी तथ्य इंपॉर्टेंट हैं वो हम पढ़ेंगे। हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, संस्कृति के 4 अध्याय, इनकी ये प्रमुख कृतियां हैं। कौन कौन सी? हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी और परशुराम की प्रतीक्षा, संस्कृति के 4 अध्याय, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ प्रमुख कृतियां हैं। जन्म के बारे में यदि बात करें तो बिहार के मुंगेर जिले के सिमेरिया गांव में 30 सितंबर 1908 में इनका जन्म हुआ था। और आगे यदि हम बात करें तो 1952 में राज्यसभा के सदस्य भी वे मनोनीत किए गए, और साथ ही साथ संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया, और इनकी कृति उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट तथ्य थे रामधारी सिंह दिनकर जी के। चलिए आगे पढ़ लेते हैं, और अगला है अग्निपथ कविता के कवि। एक अग्निपथ कविता है। अब अग्निपथ कविता के कवि आपको बताना है, क्या रामचंद्र शुक्ल थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या रामधारी सिंह दिनकर जी, या हरिवंश राय बच्चन जी। तो जब भी आपसे पूछा जाए अग्निपथ के लिए पूछा जाए तो अग्निपथ के हो जाएंगे अपने बच्चन जी। क्या हो जाएंगे? बच्चन जी। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी। इनकी हम अन्य कृतियों के बारे में, यानी जो मुख्य कृतियां हैं इनकी, उनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, टूटती चट्टानें, रूप तरंगणी, ये इनका कविता संग्रह है। रूप तरंगणी क्या है?
कविता संग्रह है, और साथ ही साथ इन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी है वो 4 खंडों में लिखी है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा कितने खंडों में विभक्त की है, तो 4 खंडों में लिखी गई है। पहला खंड है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक। ये इनकी आत्मकथा के 4 खंड हैं। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो बच्चन जी का जन्म इलाहाबाद में 27 नवंबर 1907 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्लास 9th की है, संचयन भाग 1 है। क्लास 9th में एनसीईआरटी के द्वारा 4 पुस्तकें जारी की गई हैं, जिसमें हमने चारों के एमसीक्यूज लगभग पढ़ लिए हैं। ये चौथी वाली चल रही है। मेरा परिवार में मेरा परिवार ये एक कृति है, में से चयनित गिल्लू, इसी में से यानी मेरा परिवार से ली गई है ये क्या, गिल्लू, एक संस्मरणात्मक गद्य रचना किसकी है, तो आपको ये बताना है। 79 का आंसर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महादेवी वर्मा, यानी गिल्लू जो संस्मरणात्मक गद्य रचना है वो किसकी है, महादेवी वर्मा जी की है। ठीक है, चलिए इसके बाद स्मृति किसकी कृति है, इसी में एक स्मृति कृति भी है, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। और जो स्मृति किसकी कृति है तो वो है बेटा श्री राम जी की, यानी कि यहाँ पर 80 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और यहाँ पर यात्रा वृत्तांत है। कल्लू कुम्हार की ऊना कोटी यात्रा वृत्तांत किसका है, कल्लू कुम्हार की ऊना कोटी यात्रा वृत्तांत किसका है, तो 81 का यहाँ पर हो जाएगा के विक्रम, सी नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय आत्मकथात्मक अंश के लेखक आपको बताना है। मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, ये जो आत्मकथात्मक अंश है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये लिखा गया है धर्मवीर भारती जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए तो ये थोड़ा सा जो दो पुस्तकें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, क्षितिज और कृतिका। ठीक है, 9th में 2 महत्वपूर्ण हैं, और उसके बाद हमने 2 आपको और पढ़ाई हैं, जैसे संचयन हो गई है और स्पर्श हो गई है। ठीक है, इसको भी थोड़ा आप पढ़ लेना। और इसके बाद अब हम चलते हैं कक्षा 10 पर। तो यहाँ कक्षा 10 की पहले हमने स्पर्श भाग 2 ली है, जो अभी 9th में आप भाग 1 पढ़ रहे थे, वो कक्षा 10 में भाग 2 के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, इसमें क्या क्वेश्चन हैं, किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज फॉर्म में हमने इनको कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पर एक आपके लिए कथन है, एक राष्ट्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय चरित्र विकास भाषा के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा होता है। भाषा को कोई गढ़ता नहीं, वह तो हवा पानी की तरह सहज भाव से बह सकती है। ये कथन किसका है, तो यह जो कथन है ये सच्चिदानंद वात्स्यायन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का कथन है। ये किसका कथन है, अज्ञे जी का कथन है। तो ऐसे कथनों को बेटा याद रखना, यही कथन हमसे पूछे जाते हैं, और हम लोग कहते हैं कि इनको तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि आपने एनसीईआरटी को ठीक से नहीं पढ़ा है। इसके बाद कुछ पंक्तियां आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई। अब ये पंक्तियां हमने पूरी नहीं लिखी हैं, आप पहली लाइन से ही समझ सकते हो। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि हुआ तब मैं नहीं। ऐसी एक पंक्ति है। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, बिरह भुभंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाई। अब ये वही है जिसको आप पढ़ते हो ना, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाई, तो वो बदल दिया गया है। बाकी में शुद्धता क्या है, निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कटी बधाई। पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, ये वाली पंक्ति। और इसके बाद एक पंक्ति और है, हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथी। तो ये जो है ये पूछा भी गया था, ये अभी जो ये लिखा हुआ है हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथी, ये अभी वर्ग 1 में सुबह की शिफ्ट 2 अगस्त 2023 को जो मॉर्निंग शिफ्ट वर्ग 1 हुआ था उसमें ये पंक्ति लिखी हुई थी, हम घर जालिया आपना लिया मुराणा हाथी, और इसमें मुराणा का अर्थ पूछा गया था, ये भी ध्यान रखना।
ठीक है, तो उपरोक्त पंक्ति किसकी है? पूछा गया था कि इसमें जो हमारे लेखक हैं वो हाथ में क्या लिए हुए हैं, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें जो लेखक हैं, पहले तो इसके लेखक जान लेते हैं। इन सभी को लिखने वाले जो हैं वो कबीरदास जी हैं। और मुराड़ा का मतलब होता है आग से जलती हुई जो मसाल होती है ना, वो मुराड़ा का अर्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी कि आपका 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 और 91 का जो सही आंसर है वो है कबीरदास जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इंपोर्टेंट हमने यहाँ पर चीजें ली हुई हैं उनसे, तो पढ़ेंगे। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ। ये जो हैं वो रामानंद जी के शिष्य थे। उम्र इनकी 120 वर्ष रही है और आप क्रांतिदर्शी कवि थे। ये आपका मुख्य है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या है, कभी कभी अगर निर्गुण भक्ति धारा काव्य नहीं आता है, ठीक है, प्रेम मार्गी शाखा नहीं आता है, तो क्रांतिदर्शी कवि लिखा हुआ आए तो आपको कबीरदास जी में क्रांतिदर्शी कवि लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट पंक्ति जो हमारी है वो है हरि आप हरो जनरी भीर। ये जो पंक्ति है ये किसकी है? तो जैसा कि आप नीचे पढ़ पा रहे होंगे, ये मीराबाई जी की है। और साथ ही साथ में हम मीराबाई जी से संबंधित कुछ तथ्य यहाँ पर देखेंगे। तो मीराबाई का जन्म जोधपुर के चोकड़ी, जिसको आप कुड़की, आप क्या पढ़ते हो, कुड़की गांव पढ़ते हो, तो वास्तविकता में मूल है चोकड़ी कुड़गी गांव में 1503 में हुआ। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की ये कवयित्री हैं, ये इंपोर्टेंट है आपके लिए। संत रैदास की शिष्या हैं, यानी इनके गुरु कौन हैं? तो संत रविदास जी हैं। और मीरा की भक्ति जो है ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। ठीक है, ये आप इंपॉर्टेंट फैक्टों को जरूर सीखते चलना, या तो इनके स्क्रीनशॉट लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मनुष्यता कविता के लेखक कौन हैं? एक कविता है मनुष्यता नाम इसका शीर्षक रखा गया है। तो मनुष्यता कवि के लेखक हैं दिनकर जी हैं, अज्ञे जी हैं, माखनलाल जी हैं या मैथिली शरण जी हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका होने वाला है वो होने वाला है मैथिली शरण गुप्त जी। क्या होना है? मैथिली शरण गुप्त जी। तो यहाँ 93 का क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ पंक्तियां हैं यहाँ पर। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करें सभी। ध्यान रखना, इसको एक बार और पढ़ लेना, इसको तो याद ही कर लेना। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करें सभी। तो यहाँ पर 94 का आपको आंसर बताना है और 94 का आंसर भी आपका मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 94 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। गुप्त जी का जन्म थोड़ा सा पढ़ लेंगे मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में 1886 में हुआ। निधन जो है इनका वो 1964 में हुआ था। इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, यानी राष्ट्र कवि से ये विख्यात हैं और ये राम भक्त कवि भी माने जाते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद साकेत, यशोधरा और जयद्रथ भट्ट इनकी ये प्रमुख कृतियां हैं। और पिता रामचरण दास हैं इनके, छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त हैं जो प्रसिद्ध कवि हुए। मतलब इनके जो पिता हैं और छोटे भाई हैं ये भी कवियों में रहे हैं, इन्होंने भी कविताएं लिखी हैं, तो ये प्रमुख कवि रहे हैं उस समय के। आगे बढ़ेंगे, 95 वाला प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक कथन दिया जा रहा है, पंत जी में सबसे जबरदस्त कौशल जो है वह शैली की तरह अपने विषय को अनेक उपमाओं से संवार कर मधुर से मधुर और कोमल से कोमल कर देना है। यह कथन किसका है? यानी ये जो कथन है ये पंत जी के बारे में किसने कहा था? पंत जी के बारे में ये किसने कहा था? तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बौद्ध। यानी कि यहाँ पर एक MCQ और हम आपके लिए बनाकर लाए हैं। महाप्राण और जो निराला जी हैं, तो निराला जी को ही महाप्राण कहा जाता है, इस बात पर विशेष ध्यान देना। तो महाप्राण आ जाए या फिर निराला जी आ जाए, महाप्राण कवि या फिर निराला जी, ये एक ही हैं।
तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, अपना सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है, पर्वत प्रदेश में पावस, पर्वत प्रदेश में पावस कविता के कवि कौन है? तो यहाँ पर जो पर्वत प्रदेश में पावस कविता के कवि होंगे वो हो जाएंगे सुमित्रानंदन पंत जी। कौन हो जाएंगे? सुमित्रानंदन पंत जी सही आंसर है इसका, यानी यहाँ जो आपका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। और हम पंत जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो सुमित्रानंदन पंत जी का जो जन्म और निधन है, तो जन्म 1900 में हुआ था तथा इनका निधन 1977 में हुआ था। स्थान है, जन्म स्थान है कौसानी अल्मोड़ा, जो कि उत्तराखंड में है। छायावाद के प्रमुख स्तंभ ये माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये, ठीक है, ध्यान रखना, यानी छायावादी कवि कह सकते हो इनको आप। उदय शंकर संस्कृति केंद्र से ये जुड़े थे, आकाशवाणी के परामर्शदाता भी रहे हैं ये। और 1961 में इनको पद्म भूषण, 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, और वो भी किस कृति के लिए? कला और बूढ़ा चांद के लिए। 1969 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि चिदम्बरा के लिए मिला था। साथ ही साथ लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना भी की। वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, लोकायतन, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं, इनको भी आप याद रखना। ठीक है, तो ये हमने आज कंप्लीट कर लिया है क्लास 10th स्पर्श भाग 2, क्लास 9th स्पर्श भाग 1, क्लास 9th संचयन भाग 1। अब हम आगे इसकी जो तैयारी कर रहे हैं वो हमारी होगी क्लास 10th क्षितिज से। तो इंतज़ार करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जिन भी भाई बंधुओं को ये PDF चाहिए, तो अभी हमने 2 क्लासें NCERT की पढ़ा दी हैं। जिन भी भाई बंधुओं को ये PDF चाहिए है वो मात्र 50 रुपये में आपको उपलब्ध हो रही है। और यही नहीं, पूरी की पूरी NCERT 11-12 तक आपको पूरी की पूरी 50 रुपये में ही उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन उस पर काम चल रहा है। तो आप क्लासों के अनुसार हमसे PDF ले सकते हैं। PDF लेने के लिए आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं 70 67 60 62 61। और यदि क्लास अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।